आप सभी का एग्जाम फाइटर चैनल में स्वागत है। मध्य प्रदेश, जिसे हम अक्सर नदियों का मायका भी कहते हैं। बचपन से ना हम सुनते आए हैं कि नदियां हमारे देश के शरीर की नसों की तरह हैं। सही कहा, जो जीवन को हर कोने तक पहुंचाती हैं। हाँ, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नसें भौगोलिक चमत्कारों, हमारी आस्था और आधुनिक विकास के बीच कैसे एक नाजुक और कभी-कभी खतरनाक संतुलन बना रही हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम शुरुआत सबसे अच्छी तस्वीर से करें तो मुझे चंबल नदी का मामला ना सच में बहुत दिलचस्प लगता है। चंबल का नाम आते ही लोग अक्सर हैरान होते हैं, क्योंकि जहां ज्यादातर नदियों के नाम के साथ प्रदूषण जुड़ चुका है, चंबल आज भी अपनी साफ सफाई के लिए जानी जाती है। हाँ, और सिर्फ साफ पानी ही नहीं, वहाँ का जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है वो तो एक अलग ही दुनिया है। वहाँ गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है कि जहाँ नदियाँ मर रही हैं, चंबल एक पूरा इकोसिस्टम चला रही है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की नदियों का जो विज्ञान है ना, वो यहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो यहाँ भूगोल एक अलग ही खेल खेलता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भारत की ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। हाँ, मैंने भी हमेशा सोचा है कि ऐसा क्यों है। क्या ये सिर्फ ढलान की वजह से है या कुछ और? ढलान से ज्यादा इसका कारण है रिफ्ट वैली, जिसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। मतलब ये नदियां दो पहाड़ों के बीच की बहुत ही कठोर चट्टानी घाटी से होकर गुजरती हैं। ओह, तो रास्ता पक्की चट्टानों का है। बिल्कुल। और इसी वजह से ये नदियां अपने साथ मिट्टी या गाद नहीं बहा पाती। नतीजा ये होता है कि जब ये समुद्र से मिलती हैं तो आम नदियों की तरह कीचड़ वाला डेल्टा नहीं बनाती। तेज बहाव सीधा समुद्र में जाता है, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं। तो मतलब कठोर चट्टानों की वजह से पानी साफ रहता है और सीधा समुद्र में एक एस्चुरी बनाता है। अद्भुत। लेकिन हमारे यहाँ नदियाँ सिर्फ भूगोल की किताबें तो नहीं है ना? जी। नर्मदा का ही उदाहरण लें। हाँ, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है नर्मदा। बिल्कुल। श्रद्धालु 2600 किलोमीटर लंबी परिक्रमा नंगे पैर करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी यात्रा में वे कभी नदी को पार नहीं करते। ये एक अगाध आस्था है। ये सच है। लेकिन अगर हम इस अगाध आस्था को आज की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आधुनिक विकास की जरूरतों के साथ सीधे टकराव में खड़ी नजर आती है। आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये इस टकराव का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जहां एक नदी के अतिरिक्त पानी को दूसरी में डाला जा रहा है। सूखे इलाकों के लिए ये तो जरूरी है ना? पानी की कमी दूर करने के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। क्या आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 6000 हेक्टेयर मुख्य क्षेत्र डूब जाएगा? बाप रे, 6000 हेक्टेयर! हाँ, और सिर्फ जानवर ही नहीं, बड़े पैमाने पर इंसानों का विस्थापन भी होगा। हम एक जगह का सूखा खत्म करने के लिए दूसरी जगह का पूरा जंगल और बस्तियां डुबा रहे हैं। और जमीनी हकीकत में सिर्फ डेटा ही खराब नहीं है, पानी भी खराब हो रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शिप्रा नदी और इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदियां लगातार जहरीली हो रही हैं। हाँ, अनट्रीटेड सीवेज के कारण, मतलब बिना साफ किए गए गंदे नाले का पानी सीधा नदियों में जा रहा है। शिप्रा जैसी नदी का ये हाल होना सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही है। और नदियों का ये विज्ञान, उनकी पवित्रता और उनका प्रबंधन, ये सब सिर्फ भूगोल की किताबें नहीं है। सही कहा, ये सीधा हमारी अर्थव्यवस्था और भविष्य के अस्तित्व से जुड़ा है। अगर नदियां अपना मूल स्वरूप खो देंगी तो आसपास के शहरों का क्या होगा? और यहीं पर मैं एक बात सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। जिन नदियों के किनारे, जैसे क्षिप्रा के तट पर सिंहस्थ कुंभ जैसी महान सभ्यताएं और परंपराएं फली फूली, क्या वे आज सिर्फ कागजी डेटा की लापरवाही और बेतहाशा प्रदूषण के बीच अपना वजूद खो रही हैं? बिल्कुल। क्या इंसान का ये आधुनिक विकास और प्रकृति का संरक्षण कभी सच में एक साथ चल पाएंगे? सोचने वाली बात है कि शरीर की जिन नसों से हमने शुरुआत की थी, अगर उनमें ही प्रदूषण और झूठ तोड़ने लगे तो क्या ये शरीर बचेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।